हाँ भाई, आपके नोटिस तो आ गया है। 29 जुलाई से मॉडिफिकेशन लिंक भी आ जाएगा। जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं मोबाइल पे मैसेज भी आ रहा है, अभी आने लगे हैं, रुझान शुरू हो गए हैं। क्योंकि कल वाले नोटिस के अंदर लिखा हुआ था हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको मैसेज करेंगे कि आपका फॉर्म है जो ओके है या कंडीशनली ओके है या फिर रिजेक्टेड है, प्रोविजनली एक्सेप्टेड, कंडीशनली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड का तो एक मैसेज आ गया, एक बच्चे ने मुझे भेजा कि तेरे फ़ोटो सही नहीं है। उसका कारण लिखा हुआ आया था। उन्होंने कहा हमने फ़ोटो सही करने का ऑप्शन तुझे दिया था, तूने हमें सीरियस लिया नहीं। ये हैं कर दिया ना, तो ठीक है। उनका मैसेज ये रहा, मैसेज मेरे पास अभी भी है ना। योर एप्लीकेशन फॉर CEN01/2024 ALP इज रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन स्टैंडर्ड फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये कारण है। एंड फेल टू अवेल द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू यू टू अपलोड स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ड्यूरिंग द पीरियड 27 मई to 31 मई, कि वो आपने अपॉर्चुनिटी भी खो दी। जब आपको फ़ोटो चेंज करने का मौका भी दिया गया था 27 मई से 31 मई, वो मौका भी आपने खो दिया है। ये उसके साथ लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन है कि आप अगली बार ट्राई करें। अभी इन्होंने रेलवे ने और ही कहा है कि हम देंगे 10 दिन का टाइम, जिसको जोन चेंज करना चेंज कर दिया, जो जोन चेंज नहीं कर पाए तो वो, और उसके बाद बंदा पूछे कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है, वो कहेगा नेक्स्ट टाइम। पहली बात वो कहते हैं फॉर्म आपको सही भरना चाहिए। फिर भी जिसके फोटो गड़बड़ है उन्होंने आपको कह दिया भाई आपके फोटो गड़बड़ है, वापस करो, फिर भी आप उनको सीरियस लो नहीं, तो फिर इसमें रेलवे की गलती क्या है? इसमें तो रेलवे कोई गलती नहीं ना। वो कोई दिक्कत नहीं, जहां आया वहां अपलोड करो ना। कोई दिक्कत नहीं है। चेक है, आप जाओ rrbApply.gov.in पर, वहाँ अप्लाई पर जाओ, वहाँ अपने डालो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह जो है, जो भी रजिस्टर नंबर वगैरह मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ वो डालो, आपका फॉर्म खुल जाएगा, उसमें बता देगा एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रिजेक्टेड बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिनके होते हैं मैसेज वैसेज वो करते हैं। और बाकियों को 29 मई को वैसे भी नहीं, 29 जुलाई 29 जुलाई या 27 जुलाई 29 जुलाई को अपडेट करना ही है आरआरबी को। जिनको जो करना है उस हिसाब से आरआरबी को अपडेट कर देना है। ठीक है। हमने वाइंडिंग के बारे में पढ़ा था, वाइंडिंग के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। कोई सवाल पूछना चाहते हो कोई भी किसी भी प्रकार का तो आराम से पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? आरआरबी लॉगिन करने पर सक्सेसफुली बता रहा है। सर बहुत अच्छी बात है ना, सक्सेसफुली बताना चाहिए भाई। आपको क्या है भाई, फॉर्म तो सक्सेसफुली ही बताना चाहिए ना, और क्यों माथा पड़ी हो रही है? उनके कमेंट देखना छोड़ो, आप अपने डाउट पूछोगे है तो उनके क्या कमेंट देखोगे? उनके अलग अलग तरह के डाउट होते हैं। और किसी का कोई डाउट्स नहीं है? वाइंडिंग में कोई सवाल नहीं पूछना? नहीं पूछना है तो हम शुरू करते हैं अगला भाग जो है डीसी मशीन। तो शुरू करें डीसी मशीन को। ठीक है।
आवाज़ नहीं भाई। डीसी मशीन में जो फोटो लगाना है वो लगाओ भाई। हम बात कर रहे हैं डीसी मशीन की। ठीक है। डीसी मशीन हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक जनरेटर होता है, एक मोटर होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, यदि डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे हैं उससे हम कहते हैं मोटर। ठीक है। डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले उसे हम क्या कहते हैं, मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा को जो डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलेगा उससे हम कहेंगे जनरेटर। तो हमारे पास मोटर और जनरेटर के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम जो डीसी मशीन के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट्स के बारे में। ठीक है ना। डीसी मशीन के भाग के बारे में, पार्ट्स कौन से होते हैं, इन पार्ट्स के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो करो नोट। हैं, तुम आ गए क्या? कितने दिन बाद आया है? 3-4 दिन? सही बताओ। 4-5 दिन? मुझे लग रहा है आप 5-6 दिन बाद आए हैं। हैं? बुधवार गए ना? हाँ, तो फिर ये 6-7 दिन हो गए। तो आज मंगलवार आ गए ना भाई, पूरे 7 दिन हो गए, तो ये तो 6-7 दिन हो गए ना फिर। 3-4 से 4-5, 4-5 से 5 से 6-7 है। कि तुम आते ही मुझे पता चल जाता है कि तुम आते ही पूछ के जाओगे। जीवन में जब भी आओगे तो 1-2 चीजें पूछ के जाओगे। लगाते भाई, फोटो लगाए तो। एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, कभी भी आ जाएगी। आप अपना जो सुपर टेस्ट देते हो CBT 1 का वो कंटिन्यू रखना, ध्यान से टेस्ट दो, नंबर अच्छे लो। सही मामला यही है। कभी भी डेट आए उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लगाते ऐसे लगाते तुम लगाते।
तो आप अपनी पढ़ाई को सही तरीके से CBT 1 पर भी फोकस रखना चाहिए ALP का एग्ज़ाम देने के लिए, और टेस्ट कंटिन्यू देने चाहिए। टेस्ट से फ़ायदा ही होता है, नुकसान कभी भी नहीं होता, कैसा भी नुकसान नहीं है। क्या लगता है तुझे? तेरे ITI की हुई है ना? हैं? किस में? हैं? इलेक्ट्रिशियन में? तो बता, एक सारी फोटो एक ही बोर्ड पे कैसे समझाऊंगा? एल हो गया काम तेरा, 3 नंबर गायब हो गए। कई कंफ्यूजन है जीवन में, है? अब घना इतना ही पढ़ाएंगे आज, बस। मुझे क्या पता है, ले जा तुम। ये हमारे पास है डायग्राम, इसी को पूरा समझना है कि हमारे पास जो DC जनरेटर होता है, तो DC मशीन के मेन भाग कौन से हैं? पहला ऊपर वाला भाग है, उसे कहते हैं स्टेटर। मतलब पूरा भाग तो क्या कहलाता है? स्टेटर। स्टेटर का बाहरी भाग क्या कहलाएगा? योक या फ्रेम। बाहरी भाग क्या कहलाएगा? योक या फ्रेम कहलाएगा। ठीक है, ये जो भाग है ये हमारे पास कहलाएगा बेड प्लेट, क्योंकि इसको फाउंडेशन के ऊपर इसी को रखना पड़ता है। इसे आई बोल्ट कहते हैं। इसको लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए जो भाग काम लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? आई बोल्ट। ये जो मैंने अभी भाग बताए सारे के सारे किस में लगे हुए हैं भाई? स्टेटर में। और इसी स्टेटर के साथ लगाए जाते हैं पोल। पोल हमारे पास NS पोल किसके साथ कसे हुए होते हैं? तो आप कहेंगे सर पोल है जो हमारे पास किसके साथ कसे हुए हैं भाई? यो के साथ कसे जाते हैं पोल। ठीक है, पोल काउंटर सैंक स्क्रू के द्वारा यो के साथ कसे जाते हैं। और पोल के ऊपर ये ना, ये जो वाइंड ये है ना, ये आपको एक्चुअल में क्या होती है? वाइंडिंग होती है इसे। ये क्या होती है? वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? फील्ड वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं? फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करना। तो फील्ड वाइंडिंग एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देगी, और जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेगा, ये जो पोल शू वाला आगे वाला भाग दिख रहा है, ये सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र को समान रूप से फैलाएगा। समान रूप से फैला दिया, फिर आपने एक रोटर को घुमाया, यानी यांत्रिक ऊर्जा दी। यांत्रिक ऊर्जा दोगे तो ये घूमेगा। घूमेगा तो इसे कहते हैं आर्मेचर ने क्या की? गति की। जब आर्मेचर गति करेगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा? काटेगा। जब आर्मेचर इस चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो आर्मेचर में EMF उत्पन्न हो जाएगा, और इस EMF जो उत्पन्न होगा वो हमारे पास कैसा होगा? AC प्रकार का। इसको कम्यूटेटर क्या करेगा? DC में बदलेगा। AC को किस में बदलेगा? DC में। और फिर इसके ऊपर लगाए जाएंगे कार्बन के ब्रश, जो इसको क्या करेगा? आउटपुट बाहर की तरफ प्रदान करेगा। ये पूरा मशीन का काम होता है। मशीन का सारा काम इसी नेचर पर टिका हुआ होता है। तो अब आपको पूछें कि भाई हमारे पास कौन से महत्वपूर्ण भाग है, तो महत्वपूर्ण भाग है। पहला महत्वपूर्ण भाग होता है इसमें स्टेटर। स्टेटर होता है, इसे हम कहते हैं स्थिर भाग। स्टेटर क्या होता है भाई? स्थिर भाग है, और ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। इसका कार्य क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना।
दूसरा भाग होता है ना, उससे हम कहते हैं आर्मेचर। अब आर्मेचर होता है, इसे घूर्णित भाग कहते हैं। कई जगह इसको नाम रोटर भी लिखते हैं, लेकिन सवाल में रोटर और आर्मेचर दोनों आए तो उत्तर आर्मेचर होगा। और इसका कार्य क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न करना। तीसरा हमारे पास भाग जो आएगा वो आएगा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर है जो हमारे पास एसी को डीसी में रूपांतरण करने का कार्य करता है। उसके बाद बाह्य परिपथ को सप्लाई देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कार्बन का ब्रश। तो ये जो भाग हैं आपके पास होने चाहिए। ये चार महत्वपूर्ण भाग हैं। इस डायग्राम को बनाओ, फिर एक एक भाग के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सा भाग क्या काम करता है। ये बना लेंगे? बना ही लेंगे, बनाना ही पड़ेगा भाई, है यो? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और कोई बात नहीं, अपने पास तो हम तो बना लेंगे। अब ये मत कहना आपके यहाँ सर्किल आसान बनता है, हमारा ऐसा नहीं बनता, ऐसा नहीं होगा। ये हमारे पास है शाफ्ट। तो मैं ये शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर हमारे पास एक लगाना पड़ता है कम्यूटेटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? तो ये हमारे पास है कम्यूटेटर। ठीक है, आ जाओ भाई। और कम्यूटेटर है, इस कम्यूटेटर किसके साथ लगा होगा? आर्मेचर के साथ। ये हमारे पास है आर्मेचर। ये हमारे पास क्या है? आर्मेचर। और इस आर्मेचर के
ये हमारे पास बाहर वाला भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, योक। योक यानी कि बॉडी। और ये पूरा भाग स्थिर भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटर। जो स्थिर भाग स्टेटर कहलाएगा। और इसमें चारों ओर हमारे पास क्या होते हैं भाई, पोल होते हैं। ये हमारे पास पोल होते हैं, एन, एस, एन और एस। ठीक है। और यहाँ पर इस पोल पर वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग को देखो दर्शाने के अलग अलग तरीके हैं। मैं एक सिंपल वे में वाइंडिंग को एक ऊपर ही दर्शा देता हूँ, ऐसे। ये हमारे पास क्या होती है, वाइंडिंग। ठीक है। और ये हमारे पास हो गई वाइंडिंग, तो लिख देता हूँ, इसका नाम भी लिख दें। ये हमारे पास है फील्ड वाइंडिंग। और ये जो भाग है हमारे पास क्या कहलाता है भाई, पोल। ये जो पोल शू, आर्मेचर, कम्यूटेटर, शाफ्ट। तो शाफ्ट है, कम्यूटेटर है, आर्मेचर है, पोल शू है, पोल है, फील्ड वाइंडिंग है, स्टेटर है, योक है। यही भाग लगे हुए थे। बना लो भाई। मैं बना बनाया फोटो लाया था, मेरे से वापस बनवाया, ऐसे मैं बना ही देता फिर। एलपी के लिए ठीक है, बीएसपीसीएल के लिए थोड़ा और डीप पढ़ाई है। आपके सवाल परीक्षा में चाहे किसी को, चाहे एलपी को, चाहे बीएसपीसीएल को, चाहे यूपीपीसीएल को, सवाल सबके हो जाएंगे, उसमें कहीं दिक्कत आएगी नहीं। दिक्कत आए तो सवाल पूछो। बाकी हैं, जेई अलग है भाई। जेई के लिए जो एलपी में पढ़ते हैं वो अच्छा खासा बेस है, और ऐसा आप जीरो पे नहीं हो, अच्छा खासा लेवल पे हो। फिर आपको जेई के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। कब पढ़ना है? जब आपके जेई का सीबीटी 1 हो जाए उसके बाद। पहले तक आपको जेई के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने जेई का फॉर्म भरा उसने एलपी का भी भरा है, तो एलपी सीबीटी 1 देगा।
फिर एएलपी का सीबीटी2 देगा, एएलपी सीबीटी2 देगा, पर्यावरण तो पढ़ेगा, कंप्यूटर वो पढ़ेगा। तो पर्यावरण कंप्यूटर उसमें है, फिजिक्स केमिस्ट्री वो पढ़ ही रहा है, वो है। और मैथ तो तुम्हें है, 50 नंबर तो हो गया, बाकी बचा टेक्निकल का 100 नंबर। टेक्निकल जब से भी पढ़ेगा, जहां से पढ़ेगा, सीबीटी2 में उसको पढ़ना केवल टेक्निकल ही है, और टेक्निकल उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा यदि एएलपी पढ़ा हुआ है तो। समझ आने में कहीं दिक्कत है नहीं, आगे गहराई में तो ज्यादा जाना है, उसके बाद और पढ़ना क्या, यही तो पढ़ना है, ये मामला है। इसलिए सारे एक साथ लेके मत चलना, दिक्कत है। क्योंकि जेई वैकेंसी भले ही अभी हो, सीबीटी2 अभी थोड़ी है। पहले एलपी सीबीटी1 होगा, फिर एलपी सीबीटी2 होगा, फिर टेक्नीशियन सीबीटी1 होगा, फिर आरपीएफ होगा, फिर जेई सीबीटी1 होगा, फिर जेई सीबीटी2 होगा। आपका डिप्लोमा क्या हुआ क्या, क्या हुआ? हाँ जाओ जाओ, तुझे ऐसी शूट नहीं कर रही है, 4 नंबर हॉल में भेजना पड़ेगा। अब बैठ बैठ, 4 नंबर हॉल में गर्मी ज्यादा लग रही है। मैं जोन चेंज करते रहता हूँ, हैं? हाँ, बना लिया, ठीक है। ये लिखो महत्वपूर्ण भाग, सर बताइए रोटर कहाँ पर है? तो मैंने ढंग से वीडियो देख लिया करो, क्लास लो तो ढंग से लिया करो। जब मैंने आर्मेचर के बारे में बताया तो मैंने कहा था इसको रोटरी कहते हैं, घूर्णित भाग है तो रोटरी होगा कायदे से है, लेकिन ऑप्शन में रोटर और आर्मेचर दोनों आए तो आंसर आर्मेचर करना पड़ता है। इतनी कहानी बताई लेकिन फिर भी तुझे पता नहीं चली। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? घर से जाओ 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 जाओ, पता नहीं भाई कितने अर्जेंट काम करते हो आप घर वालों के। मुझे तो ये लगता है आपके फोन आया ये भी एक अर्जेंट है। इतने अर्जेंट फोन कोई क्यों करे तुम्हें, है? हो गया, लिख लिया? कार्बन बुश, हाँ है ना। क्या करेगा? बाह्य परिपथ को बाह्य परिपथ को सप्लाई प्रदान करना, ये कार्बन बुश का कार्य है। बाह्य परिपथ को सप्लाई प्रदान करना, लिखेंगे आगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये तो बेसिक बेसिक समझा है आपको। डीसी मशीन में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी, सबकी सबको समझ में आएगी, ये श्योरिटी है। मोटर में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ये भी श्योरिटी है। मोटर थोड़ी सी क्या है, डीसी वाली वैसे ही चलते हैं, कभी फ्लक्स बढ़ रहा है, टॉर्क बढ़ रहा है, घट रहा है, धारा बढ़ रही है, घट रही है, श्रेणी है, सीरीज है, शंट है, कई लफड़े हैं। हो गया भाई? चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं योग के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? योग। योग दूसरा नाम क्या दे दूं मैं इसको? फ्रेम
या इसको कह दूं बॉडी। ठीक है, अब आप बताइए योक है, इसका आकार कैसा है? आपके बनाए हुआ देख लो। गोलाकार नहीं होता है, गोलाकार तो होता है फुटबॉल। गोलाकार तो फुटबॉल होता है जो इधर से सब जगह से गोल। आप इसे बेलनाकार कह सकते हैं, और बेलनाकार से भी अच्छा नाम इसका रिंग से वलयाकार। वलयाकार सबसे अच्छा नाम है, लेकिन वलयाकार में वलय जब जैसे जैसे ज्यादा लंबी होगी तो क्या बनेगा? बेलन बनेगा। लेकिन इसके आकार को क्या बोला जाता है? वलयाकार, रिंग शेप। क्या हुआ बताओ? तो फिर क्यों धमकी दे रहे हो? तो क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है तुम धमकी दे रहे हो। हैं? आप शंकर के साथ रहते हो इसलिए? वलयाकार यानी रिंग शेप। ठीक है, वो आकार क्या होता है? वलयाकार। वलयाकार तो कौन सा शेप हो गया? रिंग शेप। अब इसका रिंग का कार्य क्या है? बताओ, आप देखो, जिसको देख के बताओ भाई। ये यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना, यहां लिख दूं मैं सीधा, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना। भाई ये चोट से सुरक्षा प्रदान करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, और क्या कार्य? पोल को सहारा देना। पोल किस पर टिके हैं? ये यदि सहारा नहीं देता तो पोल टिके हुए थोड़ी रहते। और पोल है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र को पथ प्रदान करना। चुंबकीय क्षेत्र को क्या प्रदान करता है भाई? पथ। कैसे बताओ? जब तुम आते हो तभी ये आता है, ऐसा क्या कारण है? दोनों साथ आते हो क्या? हाँ, अब 2 दिन से तुम दोनों ही नहीं आ रहे हो। तुम कल नहीं आए थे क्या? परसों आए थे ना। चुंबकीय क्षेत्र को पथ प्रदान करना, इसका मतलब क्या है? आप बताओ भाई। बैठे बैठे बता दे, तू तो बता दे, केवल रहने दे, फिर मैं बता देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र को पथ प्रदान करने का तात्पर्य यह है कि देखो कि यहां पर N से S चुंबकीय बल रेखा गई, और अब S गई तो वापस S से N कहां से आ रही है? योग से आ रही कि नहीं आ रही है? अब योग नहीं होता तो ये वापस इधर से आ पाती क्या? नहीं। तो देखो, चुंबकीय बल रेखा को पथ प्रदान करने का कार्य है N से S से चली गई, वापस S से क्या आएगी? N। तो ये कार्य किसका है भाई? योग का। अब तो तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? आ गए सारे पॉइंट? बढ़िया बात है। नहीं आए तो समझाते हैं पॉइंट अभी भी। अगला है, ये किससे निर्मित है? छोटी मशीन है तो आप कहेंगे डलवा लोहा। डलवा लोहा यानी कास्ट आयरन।
बड़ी मशीन है तो डलवा इस्पात। तो बताओ डलवा इस्पात से क्यों बनाई जाती है? एक तो है इसकी चुंबकशीलता क्या होगी भाई? उच्च। दूसरा, एक तो इसकी चुंबकशीलता उच्च है और दूसरा क्या होगा भाई? तो आप कहेंगे एक तो चुंबकशीलता उच्च है, दूसरा मजबूत अधिक है, अधिक मजबूत। इसके अलावा किसी को पूछना है इस योग या बॉडी के बारे में तो पूछ लीजिए भाई। समझ में आया कि नहीं आया योग? कोई है जिसको समझ नहीं आया? हाथ खड़ा कर लो। अभी ये तो शुरू हुआ है डीसी, आप ये समझ लो जीरो से हैं। जो भी लाइन समझ नहीं आई वो पूछ लीजिए। सब समझ में आ गया? आप खड़े हो, आप दीवार के पास हो। इसमें लिखा ढलवा के लोहा इस बात की चुंबकशीलता उच्च है। कैसे? इस्पात से स्थायी चुंबक बनाते हैं। क्यों? अरे चुंबकशीलता उच्च होती है, इसीलिए तो आप क्या बनाते हैं उसे? स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। तो स्टील की चुंबकशीलता ज्यादा होती है, तो लोहे में थोड़ा कार्बन मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? स्टील। और उसमें चुंबकशीलता क्या होती है? ज्यादा। लेकिन उसके बाद में इसमें हानि और कम हो तो इसमें सिलिकॉन की मात्रा और मिला दी जाती है। बाकी इस बात क्यों काम में लिया जाता है? चुंबकशीलता क्या रहती है? उच्च। और स्टील सिंपल लोहे ढलवा लोहे की तुलना में मजबूत भी ज्यादा होता है। यदि स्टील का दरवाजा है तो सिंपल लोहे के दरवाजे की तुलना में क्या होगा? मजबूत ही होगा। तो इसलिए मजबूत भी ज्यादा है, चुंबकशीलता भी क्या है? ज्यादा। बैठो। ये जो देखो हमने लिखा लास्ट में, इसके दोनों और एंड प्लेट होती है जो शाफ्ट को सहारा देती है। इस ये समझा नहीं मैं लास्ट लाइन, आप बताओ।
तू भी नहीं समझा ना, तो मैंने कहा जो नहीं समझा पूछ लो। भाई साहब इसमें ऐसी ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं समझ में, पूछो। मैंने आपको पूरा डायग्राम बनाया है। ये मोटर है, मोटर ऐसी होती है, मोटर के दोनों तरफ ढक्कन होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एंड प्लेट। और वो शाफ्ट है जो एंड प्लेट के बीच में एक गोल छेद होता है, उसी पर तो शाफ्ट टिकी होती है। तो शाफ्ट किस पर टिकी होती है, एंड प्लेट पर। एंड प्लेट पर किसकी सहायता से, बेरिंग की सहायता से। एंड प्लेट किस में कसी जाती है, योक में। एंड प्लेट किस में कसी जाती है, योक में। और उसकी शाफ्ट है जो किस में, किसके साथ टिकी होगी, एंड प्लेट के। अब बताओ क्या समझ नहीं आया, आ गया। तो एंड प्लेटें दो होती है, एक होती है फ्रंट एंड, एक होती है बैक एंड। होता है फ्रंट एंड कौन सी होगी, बैक एंड कौन सी होगी, जो आगे वाले होगी। मैं मोटर को चेंज कर दिया, अब कौन सी होगी, अब उधर वाली। अरे रुक जाओ, मैं पूछ लूंगा भाई, तेरे से भी पूछ लूंगा थोड़ी देर में, तू क्यों चिंता करे। अभी इससे पूछ रहा हूं ना, फ्रंट एंड कौन सा है, आगे है जो। मैंने मोटर को ऐसे घुमा दिया, अब फ्रंट एंड कौन सा है। हाँ, जो हमारे पास एंड प्लेट दो प्रकार की होती है, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। जो कम्यूटेटर की तरफ होती है वो फ्रंट एंड कहलाती है। कौन सी कहलाती है, कम्यूटेटर की तरफ जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, फ्रंट एंड। ओहो, इसको यहीं रहने देता है, मामला बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, छोड़ रहे हैं ना इसको। देखो एंड प्लेट है हमारे पास, एक है फ्रंट एंड, एक है बैक एंड। इसमें आपको कोई कार्य प्रणाली नहीं समझनी है। जो जीवन में मशीन के भाग देखे ना, भाग समझने, आज का पूरा चैप्टर यही है। इसलिए कोई कहता है ये समझ में नहीं आए तो वो गलत बात है, क्योंकि हमको कार्य प्रणाली तो समझ ही नहीं रहे। जो मोटर आपने बाहर से देखी है, जो खोल के देखी, जो अंदर से देखी, बाहर से देखी, उसी के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। लिख लो, फ्रंट एंड कौन सा होता है भाई, कम्यूटेटर की तरफ। तीसरा पॉइंट कौन सा, ये तो बीच बीच में कहां चला जाता है, श्रीलंका। ये तीसरा पॉइंट ही मैंने डायग्राम चेंज करके समझाया, आराम से समझाइए। इसमें क्या कर रहा था मैं, किसमें, बॉडी में करंट नहीं आएगा क्या, करंट तो इस पूरे में कहीं नहीं है। पोल में कौन सा करंट है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर करेंगे तो क्या होगा, करंट थोड़ी ना है। चुंबकीय क्षेत्र को चालक के काटेगा तब चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, काटेगा तो आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर काटेगा तो ईएमएफ कहां उत्पन्न होगा, आर्मेचर में। तो बताओ, पोल तो हमेशा बॉडी से लगे होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो बॉडी में करंट आता है क्या, नहीं। और इसका कार्य क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, चुंबकीय क्षेत्र है, करंट आने का कोई केस है ही नहीं। हो गया क्लियर। और कुछ पूछना है, और कुछ पूछना है इसमें पूछ लो। कुछ नहीं पूछना है। वलयाकार लेने का कारण ऐसा नहीं है, वलयाकार तो इसलिए लिया जाता है, हमारे पास एक तो होती है मोटर बनाए चौकोर, ले ली चौकोर। अब इसके अंदर लगाना पड़ेगा मैं आर्मेचर, तो आर्मेचर भी क्या लगाएंगे, चौकोर। तो क्या गति ठीक रहेगा क्या, आपको क्या लगता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। गति ऐसे करे ठीक है, नहीं है। चलो हम दूसरा ऑप्शन देते हैं। अब बताओ, अब तो गति ठीक है, अभी नहीं है। यहां चुंबकीय क्षेत्र है ज्यादा और यहां चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया,
तो अभी भी तो ठीक ही नहीं है। इसलिए हमें कैसा लेना पड़ेगा, सब जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, बराबर। वलयाकार नहीं लेके गोल ले सकते हैं। तो खड़ा ही हो। वलयाकार में गोल में फर्क मैं पूछना चाहता हूं। हाँ थोड़ा बहुत चेंज होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आपको आइडिया है, बताओ क्या, थोड़ा बहुत क्या चेंज है? जो रिंग है, ये जैसे मान लो ये रिंग है, ये रिंग का शेप है, ये कैसे कहलाएगा, वलय इसे ही कहते हैं, रिंग शेप ही होती है। और इसको जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ये क्या बनाएगा, बेलनाकार ही बनेगा। अब ये तो खोखला बेलनाकार है, खोखला बेलनाकार को ही तो वलय बोलते हैं। खोखले बेलनाकार को हमने क्या बोल दिया, वलय। वलय और अलग थोड़ी ना है। आज यदि किसी ने कोई रिंग बनानी है तो एक बेलन बना दो, उसमें अलग अलग भाग काटते जाओ, क्या बनती जाएगी, रिंग। सारी रिंग तो बनेगी कि नहीं बनेगी? तो रिंग शेप बनती किससे, बेलन से ही है। ठीक है, अब एक गोलाकार क्या भाग होता है, ये मैं तेरे से जानना चाहता। तो गोलाकार किसे कहते हैं? नहीं नहीं, आप गोलाकार किसे कहते हैं? नहीं, अंडे की आकृति को बोले इलिप्स, दीर्घवृत्ताकार, अंडाकार, इलिप्टिकल शेप होता है। वलयाकार इंग्लिश में वही बोलते हैं जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नहीं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना ऊपर। नहीं, लिखा पड़ा है भाई, मैं तो आपको समझे भी था डायग्राम कैसे होता है। ऐसे नहीं, गोलाकार तो बना नहीं सकते। ऐसे कैसे, फुटबॉल की तरह मोटर कैसे होगी, हो नहीं सकती। मानते हो गोलाकार नहीं होगा, नहीं लिख सकता मैं। ठीक है, दूसरा मेरे ऑप्शन है कि वर्ताकार लिख दो। सर, वर्ताकार लिखना उचित नहीं होता है, क्योंकि वर्त है वो 2D डायग्राम है और हम बनाते हैं वो 3D होता है। तो 3D होगा तो वर्त तो नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बेलन के आकार से। बेलन है जो हम आर्मेचर को लिखेंगे वो ठोस बेलनाकार होगा, और ये बेलनाकार खोखला भाग है, इसे हम क्या लिखते हैं, वलयाकार। रिंग शेप, रिंग शेप क्या कहलाती है, वलय। अब बताओ, नहीं कहां गोल बोला मैंने? मैं ऐसे वो डायग्राम से बता रहा था, वर्त से चुंबकीय क्षेत्र को। गोल बोलने मतलब क्या है, बताइए। तो रिंग ही है, बैठ जाओ। ऐसे उबड़ खाबड़ मत हो, सीधा सीधी है। इसमें कोई रटने वाला भाग नहीं है, रटोगे तो पाओगे दुख। डीसी मशीन के पार्ट्स आपको याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। नहीं आए तो आराम से पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं पूछेंगे मैं आपसे पूछ लूंगा। हो गया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पोल। और हाँ, ये जो बीच वाला भाग है ना, आवाज नहीं भाई, इसे बोलते हैं पोल कोर। ठीक है, ये जो भाग है ये कहलाता है पोल शू।
सवाल आता है कि ये पोल शू क्यों बोले, क्योंकि शू की तरह आकार इसका, शू यानी जूता। तो ये इस प्रकार से आकार क्यों रखा, तो इन्होंने कहा इस प्रकार आकार रखने से हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स का फैलाव यूनिफॉर्म होगा। पोल शू चुंबकीय फ्लक्स समान रूप से फैलना। चुंबकीय फ्लक्स समान रूप से कैसे फैलेगा, यहाँ पर टकराएगा तो चुंबकीय फ्लक्स समान रूप से फैलेगा, तो यहाँ पर सभी जगह चुंबकीय फ्लक्स बराबर काटेगा कि नहीं काटेगा। यदि मान लो ये सीधा भाग रहेगा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा है और यहाँ चुंबकीय फ्लक्स कम है, तो चुंबकीय फ्लक्स सही फैला नहीं, तो एक बार तो वोल्टेज ज़्यादा होगा और एक बार वोल्टेज उत्पन्न क्या हो जाएगा, कम। इसलिए हम चाहते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या हो भाई, समान रूप से ही फैले। इसलिए कौन सा आकार लेते हैं, शू की तरह। समान रूप से फैलना के लिए इसके वर्ड यूज किया जाता है यूनिफॉर्म। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, यूनिफॉर्म। ठीक है, ये लिखा जाता है, कई बार यही आएगा इंग्लिश में तो हमेशा यूनिफॉर्म ही लिखा हुआ आएगा। पूछे इसका आकार कितना होता है, पोल कोर से दुगुना। इसका आकार हमारे पास क्या होगा भाई, पोल कोर से दुगुना। ठीक है, ये जो पोल कोर है ना, इसकी तुलना में आकार कितना होगा, 2 गुना। ठीक है, जो पोल कोर है ये हमारे पास पोल का मुख्य भाग है, बीच का भाग यही है कि नहीं है। पोल का मुख्य भाग कौन सा होता है, पोल कोर। दूसरा, इस कोर के ऊपर ही फील्ड वाइंडिंग स्थापित होती है। और फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तो हमारे पास ठीक है भाई, ये हमारे पास है पोल योक। ये क्या कहलाता है, योक के साथ कसा जाने वाला भाग। और ये हमारे पास काउंटर संक स्क्रू है। काउंटर संक स्क्रू है, क्लियर, लिखो।
सर चक्की की मोटर में कभी कभी करंट क्यों आता है? ऐसा है कि भाई तूने गलती की है कि इलेक्ट्रिशियन तूने आईटीआई की है। कभी कभी करंट क्या होता है कि यदि तार टच होगा तो हमेशा आएगा, नहीं टच होगा तो कभी नहीं आएगा। जब तार तेरा शॉर्ट होके कहीं से कटा हुआ होगा जो कभी कभी टच कर रहा होगा। और ऐसा तो है नहीं मोटर में ऐसी कोई विद्या लगी हुई क्या कि कभी कभी आना है। मोटर की बॉडी में करंट तभी आएगा जब तार उसको क्या करेगा, टच और अर्थिंग तूने कर नहीं रखी है। हो गया। तो आगे का आकार कैसा होता है? पोल शू, शू की तरह आकार है। पोल कोर से तो कितना है? दुगुना। चुंबकीय फ्लक्स समान रूप से फैलता है। पोल कोर है मुख्य भाग जिस पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? पोल योग, जो बॉडी के साथ कसा जाने वाला भाग है, योग के साथ कसा जाने वाला भाग है, उसे पोल योग कहते हैं। काउंटर संघ स्क्रू के द्वारा इसको कसा जाता है। बताओ भाई आपके क्या आ रहा है दिमाग में? कुछ ना कुछ आ रहा है। दुगना मतलब है कि ये एरिया है x, ये एरिया y, y बराबर 2x। किसका दुगुना होगा? ये किस में? साइज में तो है। तो रहने दे, तो अपना रेस्ट किया कर। कुछ नहीं, ऐसे है ना जीवन में, ऐसे कुछ नहीं होता। आराम से नींद लिया करो जैसे तू लेके आता है। कल हमने कौन सा भाग पढ़ा था? आए नहीं तो परसों। क्या परसों? ऐसे ही पढ़ा था। ऐसे में क्या पढ़ा था? ना 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 ना, समझ में आने वाला तो मामला ही नहीं है। आज तक तेरा इतिहास है, सवाल तूने वैसे वैसे उठाए हैं। समझ में आने वाला से तो कोई लेना देना था भी नहीं।
चल ठीक है, मान लिया, समझ में नहीं आता है। तू ये बता, घर पे जाके तूने लगातार 2 घंटा टेक्निकल लास्ट कब पढ़ी? नोट्स नहीं लिखा, केवल पढ़ा? ठीक है, कौन सा चैप्टर? मैं थप्पड़ मारूंगा, सीधे सीधे सवाल उत्तर दे। सवाल सीधे सीधे पूछ रहा हूं, कौन सा चैप्टर? कौन सी मोटर? कोसिंक्रोनस और हेडिंग ही भूल गया। चैप्टर का नाम तो याद कर, कौन सा पढ़ा? कल 2 घंटे में सारे पढ़ लिया? जल्दी जल्दी कैसे रिवाइज? इसका मतलब पहले आपको समझ में आया हुआ था ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद आपने मोटर रिवाइज की, मोटर भी समझ में आई हुई थी। तो जल्दी जल्दी रिवाइज तो वही करता है जिसको समझ में आया हुआ है, सिंपल मामला है। तो आपने कौन से 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों ही पढ़ी है? हैं? दोनों ही पढ़ी ना? जो सिंक्रोनस मोटर है इसके बारे में आपसे सवाल पूछ सकता हूं? नहीं तो विरोधाभास खुद कर रहा है। एक तो कह रहा है मोटर समझ में नहीं आ रही, मैं कहता हूं मेरे से पूछो, मैं सारा समझाऊंगा। फिर मैं पूछता हूं तो कहता समझ में नहीं आती, नहीं तो तेरे सब समझ में आती है। हैं? नहीं, सवाल तो मैं वैसे ही पूछूंगा जो सामान्यतः परीक्षा में आता रहता है। कभी भी मैंने किसी से ऐसा नहीं पूछा जो परीक्षा में कभी नहीं आता, किसी से नहीं पूछता मैं ऐसा सवाल। अटपटे सवाल पूछने मेरी कोई खास आदत है नहीं। चलो आसान सवाल उत्तर दो। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप कितने प्रतिशत होती है? सिंक्रोनस मोटर में स्लिप कितने प्रतिशत होती है? सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का मान क्या होता है? जीरो। पहला पेज का सवाल है ये, लिखा हुआ, परीक्षा में 2-3 बार पूछा हुआ, और ये सवाल टफ है। NR बराबर NS, भिड़ते यही करते हैं कि भाई रोटर की गति सिंक्रोनस गति के बराबर होगी तो स्लिप क्या हो जाएगा? जीरो। तो स्लिप का मान 1 कब होगा? NS और NR बराबर तो 0 किया ना तूने, तो रुक जा, तेरा भी नंबर आ जाएगा। ज्यादा होशियार बन रहा है बीच में, इसको बताना दो। नहीं पता? TT संयोजन क्यों करते हैं? TT संयोजन क्यों करते हैं? करते भी हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं? इंटर स्टार में इंटर स्टार का निर्माण कैसे किया जाता है? ओपन डेल्टा संयोजन क्या होता है? खनिज तेल का फ्लैश पॉइंट कितना होता है? 140। ये तो सवाल, ये तेरा करेक्ट है। खनिज तेल का फ्लैश पॉइंट कितना होता है भाई? 140 डिग्री, बिल्कुल सही है। और सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप अप होता है कि डाउन होता है? सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? अगला नंबर आपका ही है, बताओ। आपने पढ़ाई नहीं की। आपने लास्ट घर पे टेक्निकल कब पढ़ा?
नहीं नहीं, बाकी देखो अपना कहानी वाणी से लेने देना, अपन सीधा सीधा पॉइंट पे चलते हैं। आपने लास्ट घर पे टेक्निकल कब पढ़ा? क्या कह रहे? 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन पहले लास्ट घर पे टेक्निकल में कौन सा टॉपिक पढ़ा? तो वैसे तो तू सवाल पूछता, बड़ा जोर से बोलता, अब तो आवाज ही नहीं पहुंच रही मेरी। तो नहीं पढ़ा, मतलब कहना है मतलब नहीं पढ़ा। ठीक। और कौन कौन पूछता है मेरे से सवाल? अड़ंगे फड़ंगे वाले सारे। कौन? ये फ्री है। क्लियर है? पोल कोर किससे कहेंगे? मुख्य भाग होगा जिस पर वाइंडिंग लपेटी जाती है, मुख्य भाग वही होता है। क्योंकि पोल का कार्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कौन करेगा? वाइंडिंग करेगी। वाइंडिंग कहां पर लपेटी है? कोर पर, इसलिए से क्या कहा? मुख्य भाग। ये हमारे पास आकृति कैसे? सू की तरह, इसलिए इसका क्या नाम है? पोल सू। सू की तरह, तो आकार इसका बड़ा है कि नहीं इसकी तुलना में? कितना गुना है? 2 गुना। ठीक है। और ये आकार बड़ा क्यों किया? चुंबकीय फ्लक्स क्या फैले? बराबर समान रूप से। ये किसके साथ कसा जाता है पोल को? बॉडी के साथ, इसलिए से क्या कहते हैं? पोल योक। और किसके द्वारा कसा जाता है? काउंटर संक स्क्रू के द्वारा। ठीक है। क्या पोल? हाँ, पोल सिलिकॉन स्टील के बनाते हैं। अभी वो लिखेंगे, अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे। अभी हमने लिखा नहीं ना किसका बना हुआ। क्या करो? क्वेश्चन पूछना दिक्कत नहीं रही। आप कितने भी बच्चे सवाल पूछो, उसे मुझे आपत्ति नहीं है। जो पढ़ के आते हैं वो सवाल पूछो। बैठा बैठा ऐसे लटका करके सवाल पूछते हैं ना, उसमें आपत्ति है। क्योंकि आप मेरे से कोई भी सवाल पूछोगे तो मुझे कंफर्म होता है कि आप पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो। ये तो मुझे पता चलता ही होगा। पढ़ के आओ, कितने सवाल पूछो, मेरा कोई आपत्ति थोड़ी ना, मेरा काम है ये। तो बिना पढ़े आप सवाल पूछो तो ये आपत्ति वाला मामला है। मामला इतना ही है। बाकी तो मैंने एक एक चीज खुद ने लिखी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगला देखें भाई, क्या हुआ? अगला हमारे पास पोल है। 2 प्रकार के आपको पोल दिखाए हुए हैं। तो मैं मुख्य रूप से पोल को 2 श्रेणी में बांट देता हूं। दो श्रेणी कौन सी होती है भाई? एक होते हैं मोल्डेड पोल कहलाते हैं, और एक कहलाते हैं शू सहित लेमिनेटेड पोल। शू सहित मतलब ये है ना, ये शू है, ये पोल का कोर है, ये दोनों को ही लेमिनेटेड किया गया है। केवल कोर को नहीं किया, शू सहित लेमिनेटेड पोल का मतलब ये होता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे पोल बनाया? ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को वार्निश करके रिविट द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। पतली पतली पत्तियां ली, उन सभी पतलियों को एक साथ इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पत्तियों को जोड़ा। उसके बाद एक लोहे की कील है जो आर पार लगाई, दोनों तरफ हथौड़ी से मारी, तो क्या हो गई? चपटी हो गई ना। इसे कहते हैं रिविट प्रोसेस। तो ये ऐसे जोड़कर बनाई गई है। तो सवाल ये उठता है कि ये पतली पतली पत्तियों को जोड़कर क्यों बनाया? ऐसे बना देता ना ठोस सॉलिड पोल कोर, ऐसा ठोस ही बना देता। ये पत्तियों को जोड़ के क्यों बनाया? सवाल ये है। पतली पतली पत्तियों को जोड़कर बनाने से इसमें भंवर धारा हानि क्या होगी? कम। हानि कम हो, क्षमता ज्यादा हो, इसलिए इस प्रकार के कोर को काम में लिया जाता है। तो आप कहेंगे इसमें
सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड कह दो, या क्या कह दूं, वार्निश करके रिविट द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, इस मोटर की क्षमता क्या होती है, अधिक, हानि क्या होती है, कम। क्षमता अधिक है, हानि क्या है भाई, कम। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या आ गया भाई, सुसहित लेमिनेटेड पोल। अब देखो सुसहित लेमिनेटेड पोल क्या है, वो देख लिया। मोल्डेड पोल क्या है, यह है ठोस इस्पात से निर्मित पोल है। हानि क्या होगी भाई, अधिक। कम क्षमता की मोटरों में उपयोग करते हैं भाई। किस में उपयोग करते हो भाई, कम क्षमता की मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। ये फर्क होता है दोनों में। ज़्यादा क्षमता वाले में क्या होता है, दक्षता हमारे पास ज़्यादा चाहिए होती है। दक्षता ज़्यादा चाहिए तो हानियाँ क्या होनी चाहिए, कम। हानियाँ कम होनी चाहिए तो भंवरधारा हानि और शैथिल्य हानि को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और उनको घटाने के लिए पत्तियों को लेमिनेटेड करके रिविट द्वारा जोड़कर इसको बनाया जाता है। ऐसे ही हम बनाते हैं उसका ट्रांसफॉर्मर की कोर भी, वो भी ठोस से कम बनाते हैं। ठोस में हानियाँ क्या होगी, ज़्यादा, तो इसमें हानियाँ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। लिख लो। एडी करंट एसी और डीसी दोनों में होती है क्या है, एडी करंट हानि और शैथिल्य हानि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगी वहाँ दोनों जगह ही होगी। और चुंबकीय क्षेत्र देखो, डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, अंदर तो पूरा एसी होता है, आउटपुट ही तो डीसी दे रहा है जनरेटर। डीसी जनरेटर उत्पन्न क्या करता है, एसी। प्रदान क्या करता है, डीसी। तेरे साथ थोड़ा कहाँ गया, आपका रजिस्टर सूख गया फिर कल। बारिश के मौसम में ध्यान रखो भाई। केम स्कैनर से एक पीडीएफ बना के तैयार रखो, क्या पता कब हो जाए कुछ घटना। नोट्स तो नोट्स है। अब 5-7 पन्ने तेरे पीछे बचे हुए हैं। ज्यादा है क्या, हो जाओ हो जाओ। है हानि अधिक क्यों होती, क्योंकि ठोस होता है ना भाई, पूरा ठोस होता है तो हानि ज्यादा होती है।
और हम पत्तियों को मिलाएंगे तो हानि क्या हो जाएगी? कम। ठोस में हमारे पास क्या होगी? भंवर धारा क्या होगी? ज्यादा काटेगी। काटेगी तो भंवर धारा चुंबकीय फ्लक्स गया, वापस आया नहीं, तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो गया? नुकसान हो गया। और यदि लेमिनेटेड क्या होगा? लेमिनेटेड तो इंसुलेशन होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स काटेगा नहीं, तो हमारे पास क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स बना रहेगा। कारण ये है। लिख लिया भाई? है इसके ऊपर क्या हो रखा है? हाँ हाँ, मैंने लिखा ना काउंटर संक स्क्रू। और ये देखो, ये क्या करते हो? ये क्या है? ऊपर कसना तो पड़ेगा ना। अरे दादा, पत्तियों को जोड़ने के लिए रिविट है ये मैंने कहा नहीं, ये इसमें छेद होता है दोनों तरफ, एक लोहे की छत डाली जाती है, दोनों तरफ हथौड़ी से मारी जाती है, वो रिविट हो जाता है। ऊपर से कसोगे तो क्या है? काउंटर संक स्क्रू। पोल को हमारे पास किसके साथ कसा जाता है? पोल योग के, मतलब योग के साथ कसा जाता है। अगला हमारे पास है, इसके ऊपर अभी तो पोल ही बाकी है ना। पोल जो है ना, वो दो के गुणज में होते हैं भाई, कहीं लिख लेना छोटा सा, दो के गुणज में। पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2। अधिकतम कितनी होती है? 8। 2 के गुणज में क्यों होते हैं? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। एक सवाल आया था, एन व एस एकांतर क्रम में होते हैं। इसका मतलब यदि 2n और 2s है तो पहले आएगा n, फिर आएगा s, फिर अगला n, फिर अगला s। ऐसे नहीं 2n एक साथ आ जाएंगे, दोनों 2s एक साथ आ जाएंगे। ns 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 ns, इसे एकांतर क्रम कहते हैं। तो ये एकांतर क्रम में आएंगे, लिख लो। डायनामो छोटा जनरेटर होता है, जनरेटर नहीं होता है। पोल की पत्तियों की मोटाई क्या होती है? 0.35 mm से 0.5। लिख लिया भाई? अब इसके बाद में होता है वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग। 0.35 mm से 0.5 mm को लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपना ट्रांसफॉर्मर लिखी हुई है, मोटाई वही रहेगी, कोई चेंज नहीं है। हाँ भाई, अब रुको, अब हमारे पास करते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग हमारे पास कौन से प्रकार की होती है भाई? लैप और वेव, गलत है। एक श्रेणी वाइंडिंग, एक शंट वाइंडिंग, एक कंपाउंड वाइंडिंग। जो लैप और वेव होती है वो हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग होती है। और हमने अभी क्या नाम लिखा है? फील्ड और आर्मेचर में फर्क है। आर्मेचर वाइंडिंग कहां करेंगे? आर्मेचर के ऊपर। फील्ड वाइंडिंग कहां करेंगे? पोल के ऊपर।
आप देखो सीरीज वाइंडिंग जो होती है इसमें हम मोटा तार काम लेते हैं। मोटा तार है तो लपेटे क्या होंगे, कम। आर क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा भाई, कम होगा। सॉरी सॉरी, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। दूसरा संट वाइंडिंग, इसमें कैसा तार काम लेंगे भाई, पतला तार। पतला तार में लपेटे क्या होते हैं भाई, अधिक लपेटे होंगे। अधिक लपेटे होंगे तो आर का मान क्या होगा भाई, अधिक। ठीक है। अगला होता है कंपाउंड वाइंडिंग। कंपाउंड वाइंडिंग हम किसे कहते हैं भाई, इसका मतलब है संट प्लस सीरीज। संट और सीरीज जुड़ेगा तो कौन सी बन जाएगी, कंपाउंड। कंपाउंड हमारे पास दो प्रकार की होती है। कौन सा दो प्रकार होता है भाई, कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड। कम्युलेटिव कंपाउंड में चुंबकीय फ्लक्स दोनों क्या होगा भाई, जुड़ेगा। तो शंट और सीरीज फ्लक्स क्या होगा भाई, जुड़ेगा। और डिफरेंशियल में क्या होगा भाई, चुंबकीय फ्लक्स दोनों में अंतर होगा। जो डिफरेंशियल कंपाउंड है इसे हम कहते हैं विभेदी। ठीक है। और कम्युलेटिव कंपाउंड को हम कहते हैं संचयी। कम्युलेटिव कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, संचयी। और डिफरेंशियल हम कहते हैं विभेदी। इसको आगे भी वर्गीकरण कर सकते हैं लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में। दोनों ही इसमें बदले जाते हैं भाई। फील्ड वाइंडिंग कुल इतने प्रकार की होती है।
हो गया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक स्टेटर का भाग हो गया पूरा। अब जो अगला भाग चलेगा वो किसका है? रोटर का। रोटर को हम क्या कहते हैं? आर्मेचर। तो अब अगला भाग है हमारे पास आर्मेचर का। आर्मेचर हमारे पास क्या भाग होता है भाई? घूर्णित भाग होता है। इसका अन्य नाम क्या है? बोलो भाई। तो आप कहेंगे अन्य नाम है इसका रोटर। रोटर और आर्मेचर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आर्मेचर उत्तर सही है। ठीक है। फिर होता है इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ईएमएफ उत्पन्न करना। आकार कैसा होता है? और बताओ भाई। बेलनाकार। ये किससे निर्मित होता है? ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिवेट द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। आवाज नहीं भाई। आर्मेचर द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को काटने पर ईएमएफ उत्पन्न होता है। आर्मेचर द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को काटने पर क्या उत्पन्न होगा भाई? ईएमएफ। कल हमारी क्लास 10 बजे होगी। हाँ, सेमिनार कल ही, कल परसों तक, परसों पहले दिन तक तो हम ये पूरा कर देंगे अड़ंगा। उसके बाद में फिर पढ़ेंगे मॉड्यूल फर्स्ट वाला। मशीन पूरी हो जाएगी। टाइम टेबल आ जाएगा उसमें। मेरा मैं बता दिया, मेरा कंफर्म है। ऐसा नहीं, वो टाइम टेबल सेट होना पड़ता है ना, तब होता है मामला। टाइम टेबल सेट ही रहता है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं करते हैं। ओके,
अगला आता आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है लेप, लेप को हम कहते हैं पोस्ट वाइंडिंग। एक होती है वेव, वेव को कहते हैं तरंग वाइंडिंग। लेप होती है, इसमें ए होती है समांतर पथ की संख्या, बराबर क्या होता है भाई, पोलों की संख्या, यानी समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर है। तो धारा क्या मिलेगी हमें, उच्च, लेकिन विभव क्या मिलेगा, निम्न। और वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2। तो ए बराबर कितना हो गया, 2। तो धारा तो कम मिलेगी, लेकिन विभव क्या हो जाएगा भाई, उच्च। ठीक है, ये कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर। पहले सीरीज एंड वॉक लिखी, वो कौन सी वाइंडिंग थी, फील्ड। दोनों में ये अंतर है। लोड हटाने पर वोल्टेज घटता है या बढ़ता है, किस में, अल्टरनेटर में। लोड हटाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है, इसलिए हम कहते हैं नो लोड वोल्टेज है जो फुल लोड वोल्टेज से क्या होता है, सदैव ज्यादा होता है। लोड हटाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होता है। तभी तो वोल्टेज रेगुलेशन में क्या लिखा जाता है, VNL माइनस VFL। नो लोड वोल्टेज है जो फुल लोड वोल्टेज से क्या होता है, ज्यादा। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, घटेगा अल्टरनेटर में। अच्छा, ये मामला है। यदि हमारे पास सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर में क्या कंडीशन आती है भाई, कि जैसे हमारे पास एक तो होता है लीडिंग और एक होता है लेगिंग। ओवर एक्साइटेशन के टाइम तो होता है लीडिंग, अंडर एक्साइटेशन के टाइम क्या होता है, लेगिंग। तो वहाँ पर यह कंडीशन आती है। यहाँ इसकी उल्टी आती है, यहाँ ओवर एक्साइटेशन में क्या आ जाएगा भाई, लेगिंग, और अंडर एक्साइटेशन में क्या आ जाएगा, लीडिंग। और लेगिंग होगा तो लोड क्या हो जाएगा, इंडक्टिव, और लीडिंग हो जाएगा लोड क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव। हाँ, नहीं वोल्टेज कम हो रही तो कैपेसिटिव हो गया ना भाई। लीड ये हमारे पास अंडर एक्साइटेशन में आ गया, कर लिया। हमारे पास सिंक्रोनस मोटर का उल्टा होता है अल्टरनेटर के अंदर।
करेक्ट। आप टेस्ट देते हो कि नहीं देते हो डेली? चलो भाई क्लास एंड करो, मैं पूछ लेता हूँ कौन कौन टेस्ट देता है तो।